नमस्ते दोस्तों। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये मेरा अपना अनुभव है। साल 2025 की वो घटना जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। आज भी जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वही सूखी रेत की गंध आती है और वही ठंडी आवाज़ सुनाई देती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव काला डूंगर की ये कहानी मेरे परिवार के उस काले अतीत की है जिसे मेरे पिता ने सालों तक छिपाए रखा। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि उस हकीकत से रूबरू कराना है जिसे हम अक्सर अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं। तो चलिए मेरे साथ उस सफर पर, जहाँ से मैं वापस तो आ गया पर मेरी रूह आज भी वही भटक रही है। 2025 की जनवरी थी। पापा के गुजरने के बाद मुझे पता चला कि कालू डूंगरा में हमारी एक पुरानी पुश्तैनी हवेली है। मैं शहर में पला बड़ा था, मुझे इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं था। मैंने सोचा ज़मीन बेच दूंगा और वापस आ जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मेरी गाड़ी ने उस गांव की सीमा पर कदम रखा, हवा का मिजाज बदल गया। ऐसा लगा जैसे अचानक ऑक्सीजन कम हो गई हो। गांव के बाहर एक पुराना बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, यहाँ सिर्फ यादें बचती है, इंसान नहीं। मुझे लगा ये गांव वालों का कोई मजाक होगा, लेकिन उस सन्नाटे ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। वहां कोई पक्षी चहचहा नहीं रहा था, सिर्फ रेत की एक अंतहीन चादर और वो भारी खामोशी। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी महक मेरे नथुनों में टकराई, जैसे पुराने कागज, जलती हुई लकड़ी और सड़ा हुआ मांस। मैंने जब टॉर्च जलाई तो देखा कि दीवारों पर जो तस्वीरें थी उन सब की आंखें किसी ने खुरेच कर निकाल दी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया, राजू तुम थक गए हो, ये सब तुम्हारा वहम है। पर जब मैं अपने कमरे में सोने गया तब असली खौफ शुरू हुआ। स्कोपोफोबिया, वो एहसास कि आपको अंधेरे कोने से कोई घूर रहा है। मुझे लगा कि पलंग के नीचे कोई सांस ले रहा है। मैंने नीचे झांकने की हिम्मत नहीं की, बस चादर ओढ़ ली और सुबह होने का इंतजार करने लगा। पर वो रात कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। आधी रात को अचानक कमरे का तापमान गिर गया। मुझे अपने कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। आ गए राव भाई के बेटे, हिसाब तो अभी बाकी है। मैं पसीने से लथपथ होकर उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर रेत के निशान थे, जैसे कोई जलती हुई लकड़ियों के पैरों के साथ कमरे में टहल रहा हो। ये सब देख के मैं बहुत डर गया था। पंडित बाबा, वो जादूगर जिसका घर मेरे पिताजी ने जलाया था, कहते हैं उसकी रूह आज भी उस हवेली के एक एक ईंट में कैद थी। मुझे महसूस हुआ कि मेरा क्लस्ट्रोफोबिया बढ़ रहा है। छत नीचे आ रही थी, दीवारें सिकुड़ रही थी, जैसे सारी दीवार मुझे दबाना चाह रही हो। हवेली मुझे जिंदा दफन करना चाहती थी। दोस्तों, वो पहली रात सिर्फ एक शुरुआत थी, उस दलदल की जिसमें मैं धीरे धीरे धंसता जा रहा था। उस रात मैंने जो देखा वो शायद मैं कभी किसी को ना बता पाता, अगर मैं वहां से सही सलामत वापस ना आता। लेकिन क्या मैं वाकई वापस आया हूँ, या मेरा एक हिस्सा आज भी वही हवेली के गलियारों में
भटक रहा है। अगले दिन दोपहर तक मेरे दोस्त आ गए थे। विक्रम, कबीर और सायरा तीनों हवेली पहुंच गए थे। उन्हें देखकर मेरी जान में जान आई। मुझे लगा कि शायद अब ये अकेलापन और ये डर कम हो जाएगा। विक्रम हमेशा की तरह लॉजिक दे रहा था। राजू, पुरानी हवेली है, ऑक्सीजन कम है, इसीलिए तुझे वहम हो रहा है। और कबीर मजाक बना रहा था, लेकिन सायरा उस जगह की पेंटिंग देख रही थी। लेकिन जैसे ही उन तीनों ने हवेली की दहलीज पार की, मैंने देखा कि हवेली के दरवाजे अपने आप थोड़े और खुल गए, जैसे कोई भूखा शिकार इंतजार कर रहा हो। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं अपने सबसे अच्छे दोस्तों को उनकी मौत के मुंह में बुला चुका हूँ। रात को हम सब डाइनिंग हॉल में बैठे थे। हमने अपना लाया हुआ खाना निकाला। माहौल हल्का करने के लिए कबीर ने एक जोक सुनाया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी रोटी का पहला निवाला लिया, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने जोर से खांसना शुरू कर दिया और जो उसने थूका वो देखकर तो हम सबकी रूह कांप उठी। वो खाना नहीं था, वो सूखी रेत और इंसान के बालों का एक गुच्छा था। कबीर गले को पकड़कर चीखने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसके गले के अंदर कोई कांटे चुभा रहा हो। हमने अपने पानी की बोतल खोली, पर उनमें पानी नहीं था। काला गाढ़ा खून जैसा कुछ तरल पदार्थ था। हवेली हमें बता रही थी यहाँ हमारा कुछ नहीं है, यहाँ तक कि हमारा खाना भी अब उसका था। विक्रम जोर से चिल्लाया और कहा हमें अभी निकलना होगा। वो गुस्से से बाहर की तरफ भागा। हमने देखा वो हॉल के दरवाजे के बाहर निकल गया, लेकिन अगले ही पल वो हमारे पीछे के दरवाजे से फिर अंदर आ गया। वो फिर भागा, फिर वापस आया। वो जितनी बार बाहर निकलने की कोशिश करता, हवेली उसे घुमाकर वही ले आती। ये कोई जादू जैसा नहीं लग रहा था। ये ऐसा लग रहा था जैसे स्पेस और टाइम टूट चुका हो। हवेली अब एक भूल भुलैया बन चुकी थी। सायरा रोने लगी और कहा हमें यहाँ से निकालो। मुझे अपना घर याद नहीं आ रहा, मुझे अपनी माँ का चेहरा तक याद नहीं आ रहा। दोस्तों, ये सबसे डरावना हिस्सा था। वो सिर्फ हमें कैद नहीं कर रहा था, वो हमारी यादें मिटा रहा था। हमें महसूस हो रहा था कि हमारा वजूद धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा है। तभी मेरी बहन नेहा कमरे के कोने से बाहर निकल कर आई, पर वो नेहा नहीं थी। उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सा खिंचाव था। जब वो रोशनी में आई तो सायरा की चीख निकल गई। नेहा की स्किन सूखकर फट रही थी और उन दरारों में खून नहीं था, बल्कि सूखी लकड़ियों की टहनियां निकल रही थी। उसकी आंखें पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थी। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई पुरानी हवेली की सीढ़ियां चटक रही हो। उसने कहा, भैया, बाबा कह रहे हैं कि राव खानदान का खून अब इस मिट्टी की जड़ें बनेगी। हम अब यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। वो मेरे आंखों के सामने पेड़ की तरह जमती जा रही थी। उसकी उंगलियां लंबी होकर फर्श की दरारों में घुस रही थी। मेरा क्लस्ट्रोफोबिया चरम पर था। मुझे लगा हवेली की छत अब मेरे सिर को कुचल देगी। उस रात हमने सिर्फ अपनी बहन को नहीं खोया, हमने अपनी हिम्मत भी खो दी। कबीर गायब हो चुका था। सायरा फर्श पर बैठ के खुद का नाम तक भूल चुकी थी। और विक्रम तो पागलों की तरह दीवार को खुरच रहा था। मुझे समझ आ गया था कि ये श्राप हमें मारना नहीं चाहता था, वो हमें इस हवेली का हिस्सा बनाना चाहता था। पत्थरों के अंदर कैद वो रूह हमें बुला रही थी, लेकिन सबसे बुरा अभी आना बाकी था। दोस्तों, वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। हवेली अब सांस ले रही थी। मुझे दीवारों के अंदर से धड़कनें सुनाई दे रही थी। विक्रम अब पागलों की तरह एक ही दिशा में भाग रहा था, आंगन के उस पुराने कुएं की तरफ।
सायरा फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। मुझे समझ आ गया था कि ये हवेली अब हमें इंसान नहीं मानती। हम सिर्फ ईंधन थे उस आग के जो 100 साल से सुलग रही थी। कुएं से एक ऐसी गंध आ रही थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। पुरानी मिट्टी, जमा हुआ खून और मौतें। एक ऐसी आवाज़ मुझे बुला रही थी जिसे मैं चाहकर भी अनसुना नहीं कर पा रहा था। मैं जैसे ही कुएं के मुंह पर पहुंचा, मैंने अपनी टॉर्च नीचे मारी, पर रोशनी गायब हो गई, जैसे नीचे के अंधेरे ने रोशनी को पिघल लिया हो। लेकिन जो मैंने बिना रोशनी के देखा वो आज भी मेरे बंद आंखों के सामने आता है। कुएं के अंदर पानी नहीं था, वहां एक विशाल काला दिल धड़क रहा था। वो जड़ों और इंसानों की नसों से बना था और उस दिल के बीचों बीच पंडित बाबा का चेहरा उभरा हुआ था। वो कोई भूत नहीं लग रहा था, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो इस जमीन का हिस्सा बन चुका हो। उसकी आंखें जब मुझसे मिली तो मुझे महसूस हुआ मेरा हाथ अपने आप कुएं की तरफ बढ़ रहा है। मैं चीखना चाहता था पर मेरे मुंह से सिर्फ रेत निकल रही थी। पंडित बाबा की आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजी। तेरा बाप मेरे हाथ काट कर ले गया था ताकि मैं तंत्र ना कर सकूं। आज तो वो कर्ज चुकाएगा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, कुएं से एक काली लकड़ी जैसी टहनी निकली और उसने मेरे सीधे हाथ को जकड़ लिया। वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे अपनी हड्डियों के टूटने की आवाज़ साफ सुनाई दी। और फिर एक असहनीय दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे मेरी रूह को मेरे शरीर से अलग कर दिया हो। मैंने देखा मेरा हाथ धीरे धीरे उस काले दिल का हिस्सा बन रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत से खुद को पीछे खींचा और एक भयानक आवाज़ के साथ मेरा हाथ वहीं रह गया। मैं पीछे गिरा और कुआं एक धमाके के साथ काला धुआं उगलने लगा। जब मुझे होश आया तो सूरज निकल रहा था। हवेली का एक नामो निशान तक नहीं था। वहां सिर्फ एक जला हुआ खंडर था। विक्रम और कबीर कहीं नहीं मिली मुझे। सायरा मिली, पर वो जिंदा लाश जैसी थी। उसे अपना नाम तक याद नहीं था। और मेरा सीधा हाथ कोहनी तक गायब था। वहां कोई घाव नहीं था। वहां सिर्फ जलती हुई लकड़ी जैसा एक निशान था। गांव वाले कहते थे कि उस रात कुआं शांत हो गया, पर मैं जानता हूँ वो शांत नहीं हुआ, वो सिर्फ सो गया है। मेरा हाथ आज भी उस कुएं के अंदर है, काले दिल को धड़कने में मदद कर रहा है। दोस्तों, आज 2026 में ये कहानी आपको सुना रहा हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि क्या आप वापस गए, लेकिन मैं कभी नहीं गया। पर कभी कभी जब मैं रात को अकेला होता हूँ, मुझे अपने उस गायब हाथ में खुजली महसूस होती है। मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे हाथों की उंगलियों को हिला रहा है। और वो आवाज़, वो हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। अगर आप कभी राजस्थान के उस इलाके में हो और आपको कोई सूखा हुआ कुआं दिखे जिसमें से धड़कन की आवाज़ आए, तो रुकना मत, भागना, क्योंकि विरासत कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस इंतज़ार करती है। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि शायद बाबा आपको भी देख रहा है। शुभ रात्रि मित्रों।